अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। आर्मी चीफ की ताजिरों से मुलाकात के बाद हुकूमती मशीनरी हरकत में आई है। बिजली चोरों, स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से सिर्फ 3 दिन के अंदर ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 20 रुपए से ज़ायद कम हुई है। दिलचस्प बात यह है कि इन 3 दिनों में मुल्क के माशी फंडामेंटल्स में कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ एग्जेक्टिव एक्शन से ये नताइज हासिल किए गए हैं। सवाल यह है कि इस तरह का एग्जेक्टिव एक्शन साबिक हुकूमत क्यों ना ले सकी जब मुल्क में डॉलर के 3 रेट चल रहे थे। हालांकि स्टेट बैंक भी वही, पुलिस भी वही, FIA भी वही और दीगर मालियाती इदारे भी अपनी अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन वो नतीजा ना निकला जो पिछले 3 दिनों में हासिल हुआ। क्या ये सब इदारे गैर मौसर हो चुके हैं जिनको डायरेक्शन और एक्शन में लाने के लिए डंडे की ज़रूरत है? इससे भी ज़्यादा अहम सवाल यह है कि हुकूमती इदारों की इस नाकामी का पायदार हल क्या है, क्योंकि मुल्क एक निज़ाम के तहत चलता है। डिवीज़न ऑफ लेबर के उसूल के तहत हर इदारे ने अपना काम करना होता है। किसी भी हुकूमती इदारे को कुल वक्ती डंडे से चलाना मुमकिन नहीं है। तो निज़ाम में ऐसी क्या तब्दीलियाँ लाई जाएँ कि हर हुकूमती और रेगुलेटरी इदारा मौसर तरीके से अपने अपने हिस्से का काम कर सके, ताकि मुल्क को मुस्तकिल बहरान और हिजान से निजात मिले। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 14 सितंबर को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वकला कन्वेंशन में इलेक्शन के इनेकाद के लिए सदर मुमलिकत और आला अदलिया से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया गया है, लेकिन जब से ऐवान सदर में खुसूसी मुलाकात हुई है, सदर मुमलिकत के फ्रंट पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इलेक्शन के समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। क्या सदर मुमलिकत या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुदाखलत करेंगे? देखना यह भी है कि अगर इलेक्शन हो भी गए तो क्या गैर यकीनी का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि साबिक हुक्मरान इत्तेहादी मकबूलियत और PTI कबूलियत के बहरान का शिकार है। तो होगा क्या, इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे। और 2 अहम मामलात हैं जो आपके सामने रखना चाहते हैं। हमें ये देखना है कि आने वाले दिनों में हमने अब मुस्तकिल बुनियादों पे जो क्रैकडाउन शुरू हैं स्मगलर्स के ख़िलाफ़, जो एक्शन लिया गया है, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो दीगर मामलात हो, जिस पर जो एक्शन, जो क्रैकडाउन किया गया है, इसको ड्यूरेबल कैसे रखा जाए, वो क्रैकडाउन कंटिन्यू कैसे रहे और वो पॉलिसी की सूरत में कैसे आ जाए, इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। दहशतगर्दी के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। 1 महीने के अंदर जो है वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जवान हैं उनकी शहादतें हो रही हैं, और बॉर्डर के ऊपर अफ़गान बॉर्डर से भी जो है वो टेंशन हो रही है, वहाँ पर भी क्लैशेस हुए हैं, वहाँ से भी जो है वो अटैक किए गए हैं। तो जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो एजेंसीज़ हैं उनको जो निशाना बनाया जा रहा है, ये तमाम मामलात जो हैं बड़े गंभीर हैं, इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान से आए लोगों को हमने जो है वो होस्ट किया। 30 से 50 लाख की इनकी तादाद बताई जाती है, जो आज भी हमारे यहाँ पर मेहमान हैं। हमने उनको भरपूर मौके दिए, हमने उनको जो है वो तमाम वसाइल दिए जो एक शहरी को वसाइल दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अफ़गानिस्तान से इस किस्म के वाक़यात होना काबिल मज़म्मत हैं। और अब पाकिस्तान को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या पाकिस्तान ऐसी पॉलिसी बनाने जा रहा है कि जिसके तहत ये फ़ैसला किया जाए कि जो लोग बग़ैर शनाख्ती कार्ड के पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, वो तमाम लोग जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है या होना है। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और तवक्को ये की जा रही है कि बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज आएगा जो माफियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़, जो यहाँ पर पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़, दरअंदाज़ी जो अफ़गानिस्तान से हो रही है उसके ख़िलाफ़। और हमें भी ये फ़ैसला करना होगा कि हमें कोई ऐसी पॉलिसी बनानी होगी ताकि इन मामलात से अब हमारी भी जान छूटे, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ वो वाहिद मुल्क है रीजन में जो अफ़गानिस्तान में होने वाले वाक़यात और हालात की कॉस्ट पे कर रहा है। बाकी दीगर ममालिक ने जो है वो ऐसा कोई तावन जो है अफ़गानिस्तान के मामले में नहीं किया। तो जो तावन पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ किया है, बदले में हमें क्या मिल रहा है, हमें ये भी देखने की ज़रूरत है। और अहम मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फैसल वाडा साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वाडा साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूँगा, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि क्या ये निज़ाम उस नहज पर आ चुका है कि अब सिर्फ डंडा ही चलेगा? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। सबसे पहले तो आदिल साहब मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्रीमेंट पे हूँ आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर कि इसमें बड़ी क्लैरिटी आप रखें। जो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा और जो नहीं करेगा उसको ज़लील और रुस्वा हम करेंगे। तो एक तो ये कि कोई पुरानी गवर्नमेंट्स जो भी 16 महीने अपने केसेस माफ़ करा के
3.5 साल से ज़्यादा कर्जे लेके गई है और ना ही केयर टेकर गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल है। ये रोल जो डॉलर नीचे किया है या हुआ है और अरबों रुपए का जो पाकिस्तानी कौम को या पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है, वो तो डायरेक्ट डायरेक्शन है, स्ट्रेट डायरेक्शन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो मैंने अपने इंट्रो में यही बात की क्रेडिट है। DGI और DGC ने दोनों ने मिलकर एक ज़बरदस्त काम उनकी टीम ने किया है, जिस पर मैं उनको मैंने अपने इंट्रो में यही बात की। नहीं, मैं मशीनरी के ऊपर 16 महीने में ये काम नहीं हुआ। जी, मैं सर से कहा था कि आपने, और दूसरा जो बॉर्डर के ऊपर चीनी का बुरहान रोकने की कोशिश की जा रही है, वहाँ हमारी FC लड़ रही है, कराची के अंदर रेंजर्स इन एक्शन है। तो ये तो सारा जो बेहतरी है वो तो अभी आर्मी चीफ के काविशों के अंदर जा रही है। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि इंस्टेबिलिटी, तो देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इंस्टेबिलिटी, तो मैं तो अभी भी आपको वहीं उसी ओपिनियन के ऊपर हूँ कि देखें, फ़ौज का मोराल, कौम का मोराल और कौम की तकदीर 2 चीज़ों से बचेगी। एक रूथलेस अकाउंटेबिलिटी, जिसमें तमाम 13-14 पार्टियां PDM की और PTI समेत सबको एक डंडे लाठी अपने इदारे में जिन्होंने नुकसान किया है, क्या करें, कैसे, बाकी चीज़ें कैसे हो रही हैं। अगर आर्मी चीफ के पास कोई ना कोई तो लीगल मैंडेट है कि वो मुल्क के बाहर और मुल्क के अंदर जो भी मसला ख़तरा मुल्क और कौम को होगा वो इंटरवीन करेंगे। तो ये जो अभी उन्होंने इंटरवीन किया है, चाहे डॉलर के लिए किया है, चीनी के ज़खायरों के लिए किया है, आटे के लिए किया है, तो कौम की बेहतरी के लिए, तो उनका ये भी फिर मैंडेट होगा कि वो इनको सॉर्ट आउट करें और इनसे पाकिस्तानी कौम की जान छुड़ाएं। क्योंकि ये जो 13 जमातें 14 जमातें हैं, इन जमातों ने हमें क्या दिया? आइन, कानून, और ये जो हम जमहूरियत का जनाजा लेके फिर रहे होते सारा दिन, उस हमें दिया गया। हमें उससे रोटी नहीं दी, उसने हमें कपड़ा नहीं दिया, उसने हमें स्कूल नहीं दिया, उसने हमें अस्पताल नहीं दिए। आपका कहना यह है कि पहले इन लोगों से तो जान छुड़ाने में जरूरी है, फिर इंतखाब, इसमें तो 2 राय होनी नहीं चाहिए। और एहतसाब कब तक चलता रहे? सर देखिए, इस एहतसाब के अंदर बहुत सीधा सा फॉर्मेट है। इस सीधे से फॉर्मेट के अंदर ये जो 35 साल और 45 साल से जो ये पार्टियां चल रही है, जो लीडर है, इनकी लायक नालायक औलादें भी हम पे थोपी जा रही है, इनसे तो आपको फौरन जान छुड़ा रही है। और जिस दिन से जान छूटी उस दिन पाकिस्तान की तकदीर वैसी बदल जाएगी। कौम जो आदमी ये काम करेगा, चाहे वो सिपह सलार हो हमारे, या आने वाले चीफ जस्टिस साहब हो, और जाने वाले चीफ जस्टिस साहब भी, देखें कल जाने वाले चीफ जस्टिस साहब एक पाकिस्तानी कौम पे एक बेहतरी करने जा रहे हैं कि जो मुतवक्का रिजल्ट है उसके तहत सारे जितने बेईमान पार्ट टाइम लीडर्स थे उनके केसेस खुल जाएंगे। आने वाले जो चीफ जस्टिस साहब है फाइज ईसा साहब, उनके लिए इन सब ने बयानियाँ बनाया कि वो फरमाइशी प्रोग्राम पूरा कर देंगे और रिलीफ दे देंगे। देखिए जितना हम और आप जानते हैं उनके एक्शंस को, डायरेक्टली तो हम नहीं जानते, वो बड़े अपराइट, बोल्ड, ब्लंट और दलेर आदमी हैं और हाफ पिच पे कानूनी जंग लड़ते हैं। वो आगे पीछे कोई चीज़ नहीं देखते, वो अल्लाह तवक्कल चलने वाला आदमी। उनको किसी सोशल मीडिया कैंपेन से कोई प्रॉब्लम नहीं, इस कैंपेन आपने उनको सब चीज़ों से भी बालातर देखा। तो उनके जो पहले 10 दिन और 11 महीने हैं वो तो माथे से तेल निकाल देंगे। ये इस खाम खाली से सारे निकल जाएं। यानी अदालतों से आप ये कह रहे हैं कि जब इनका एहतसाब शुरू होगा तो नताइज और फैसले अदालतों से आएंगे? देखिए कानूनी तौर पे वैसे तो अदालतों नहीं करना है। नहीं, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में इन सब के केसेस जो है जब मेरिट पे जाएंगे तो ये सब उड़ जाएंगे। देखिए मेरी बात सर, देखिए अभी चीफ जस्टिस साहब 8-9 दिन में जा रहे हैं बदियाल साहब, वो कल परसों में एक बाउंड्री लगाई है जिससे पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलेगा। वो रिलीफ क्या है कि ये जो इन्होंने जो 16 महीने में आके मैन मेड अपने स्पेसिफिक, नैब की बात तो नहीं कर रहे आप? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो कवारीन बना के अपनी फाइलें बंद की, माल लूटा, तबाही की डॉलर की, कारोबार की, इंसान की, पाकिस्तानियों की, ये बड़ी खबर दे रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फाइज ईसा साहब आ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, वो 11 महीने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें सोची भी है इस मुल्क की बेहतरी के लिए। उनके लिए जो बयानियाँ इन्होंने गली गली बनाया है कि जी फरमाइश हो जाए, फरमाइशी प्रोग्राम होगा और नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे और सब कुछ हो जाएंगे। पहला डिसीजन तो कल के बाद नवाज शरीफ साहब का डिले हो जाएगा। उसका फाइज ईसा साहब जिस दिन चार्ज लेंगे उसके बाद 180 डिग्रीज का सरप्राइज वो देंगे, पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करेंगे। चीफ जो काम कर रहे हैं वो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर बैरून मुल्क अगर मसले मसाइल है, दुश्मन है, तो अंदरूनी खोल के बताया ना जी। प्रोपेगेंडिस्ट बैठे हैं, यूट्यूबर्स बैठे हैं जो वहां से सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ कभी फौज में बगावत, कभी इदारे के अंदर लड़ाई झगड़े की दास्तान, कभी ट्रांसफर पोस्टिंग के किस्से, ये कहना चाह रहे हैं उनके खिलाफ। देखिए आदिल साहब देखिए, जहाँ आदमी की क्लीन इंटेंट और विल हो, जैसे हमें चीफ की नजर आ रही है, चीफ जिस शोहरत के आदमी हैं, स्पॉटलेस करियर है उनका, उसके अंदर एक विल के अंदर आपने 48 घंटे में देखा है अरबों रुपए का फायदा पाकिस्तान को मिल गया। तो आप कह रहे हैं जो मुल्क से बाहर बैठे भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो भी शिकंजे में, सब शिकंजे में आएंगे और इंटरनेशनल लॉस के तहत होंगे। देखिए सर, लॉस की तो मैं मुल्क में पाकिस्तान की बात कर, पाकिस्तान तो हमें बगैर लॉ के ही चला है। फिर कैसे करेंगे? पर देखिए अभी तो आप
जाने वाले चीफ जस्टिस साहब क्या एक्शन और आने वाले चीफ जस्टिस का एक्शन? फैसल साहब, आप लोग तो तैयारी पकड़ लें। वो कह रहे हैं कि कल अगर फैसला आ गया तो नैब के जितने आप लोग अपने केसेस मिटा मिटू के गए थे ना, वो कच्चा छटा सारा खुल जाएगा। अगले 11 महीने आप लोगों पे भारी गुजरेंगे, क्योंकि अदालत जो केसेस अदालतों में जाएंगे, मेरिट पे उस पर फैसले होंगे, तो आपकी उम्मीदें बह जाएंगी और आप तमाम लोग जो हैं वो नाकाम हो गए पाकिस्तान चलाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं फैसल साहब की कुछ बातों से डिसएग्री भी करता हूँ कि सियासतदान ने इस मुल्क को क्या दिया। सियासतदान ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया। अब उसके ऊपर हम 45 मिनट के प्रोग्राम में तो हम डिबेट नहीं कर सकते कि आप एक किस्तों वाला 1-2-3 किस्तें चला लें, फिर उसके बाद फैसल और हम प्रोग्राम कर लेते हैं। चले 2-3 चीज़ें मुझे बताइए। ये जो डॉलर था ये 300 पे कैसे गया? ये 350 में देखिए, ये तो इंटरम में गया ना 350, ये तो 300 पे छोड़ के गए थे। सर 320-22 पे उस वक्त भी देखिए, मेरा इनसे एक राय मुख्तलिफ है। इन्होंने कहा है कि कल बिल्कुल आर्मी चीफ साहब ने मीटिंग की, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह स्मगलिंग को 2 दिन से रोका गया है, उसकी वजह से भी डॉलर्स पे काफ़ी असर हुआ है। किसने रोका सर? पहले कौन रोकती? हाँ, बॉर्डर पे कौन बैठे हैं? चीफ को आप क्रेडिट देंगे ना इसका? तो देखें, बॉर्डर पे तो पहले भी FC बैठी है ना भैया ना, पुलिस नहीं बैठी। तो देखें कि जो भी है, जो भी बैठे, देखें अब प्रॉब्लम यह है कि आपने बॉर्डर्स को रोके, आपने बॉर्डर्स बंद किए, आपने स्मगलिंग रोकी, तो उसके बाद जो है डॉलर नीचे आना शुरू हुआ। सर ये मुझे बताएं, वैसे बॉर्डर वाली में आपकी अगर दलील मान लो तो ये बॉर्डर तक पहुंच के कैसे जाती है? उसके बीच में कोई इदारा नहीं है और कोई लेयर्स नहीं है। देखें, जा सकते हैं बॉर्डर तक चले जाए, वहां से फिर सख्ती शुरू होनी नहीं, मैं उस पर रुथलेस अकाउंटेबिलिटी इन्होंने बात की ना, मैं कहता हूँ होनी चाहिए। तो वो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। देखें, मैं समझता हूँ कि ये जब से हम सियासत में पैदा हुए हैं और हम हमेशा ये सुनते हैं कि जी बहुत सख्त अकाउंटेबिलिटी होने वाली है, लेकिन होती नहीं है। फिर नज़रिए ज़रूरत के तहत सियासी जमातें बनाई जाती हैं, फिर नैब को इस्तेमाल किया जाता है अगवा बर तावान के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ने के लिए, लोगों की पॉलिटिकल जो है वो वफादारी तब्दील करने के लिए। इस चीज़ के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाए। देखिए 2008 से 13 तक आप देखें कि नैब नहीं हुई, आपके साथ कोई पॉलिटिकल प्रिजनर मौजूद नहीं था, मतलब है 2008 से 13 तक। हम कहते हैं होना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ मुझे फांसी चढ़ा दें, सियासतदान गलत है उनको फांसी चढ़ा, लेकिन सब सियासतदान गलत नहीं है। इस तरह आप भी मेरे भाई हैं, मीडिया में भी लोग हैं, जुडिशरी में भी हैं, फ़ौज में हैं, वो सब भी हमारे भाई हैं। वो हम कोई और मखलूक हम कहते हैं पाकिस्तान में क्रॉस बोर्ड तमाम इदारों के और तमाम लोगों के रुतलेस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपने हमें जो है सज़ाएँ दिलवाई, सज़ा क्या दिलवाई आपको? अंदर किया आपने। हमने जरदारी साहब ने 14 साल जेल काटी। माजी में जिस पार्टी में ये थी इन्होंने क्या किया सियासतदानों के साथ? पहले जेल में डालते थे, फिर कहते अपने आप को बेगुनाह साबित करो। जिस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ेगी उस ज़माने में, वो भी आपके सामने है कि ईद की रात को भी जेल खोल दिए जाते थे और कहते थे कि इसको जो है फरियाद तरबू ईद की रात को आप अंदर कर दें। किस कानून के तहत खोले जाते थे? आप करें, लेकिन फिर इम्प्लीमेंटेशन आखिरी हद तक हो। हम बिल्कुल अप्रिशिएट करें अकाउंटेबिलिटी को, लेकिन अक्रॉस हो आपके, लेकिन पिक एंड चूज फिर ना हो। बिल्कुल ठीक है। फिर आप कहें कि मैंने फ़लाँ पार्टी को प्रमोट करना है, या मैंने फ़लाँ नई पार्टी बनानी है, या मैंने ये करना है, फिर ये चीज़ ना हो। ये हमेशा हमने ये सुना है। और आपके और मेरे दौर में तो अभी रिसेंटली ये मुशर्रफ साहब को खुदा बख्शे कोई ज़्यादा दूर तो नहीं है ना, वो जब आए थे कह रहे थे बस सर मुझे देखिए मेरे सामने 2-3 चीजें, ये बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में माजी में ये बात मैं आपसे एग्री करता हूं कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पे आर्म ट्विस्टिंग होती रही है और आर्म ट्विस्टिंग करके जो मैनेज हुआ उसको मैनेज करके छोड़ दिया गया। दैट आई एग्री विद यू। लेकिन ये इसका ये मतलब तो नहीं है कि पाकिस्तान में चोरी नहीं हुई, इसका ये मतलब नहीं है पाकिस्तान में डाके नहीं पड़े, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है पाकिस्तान में करप्शन नहीं हुई। बिल्कुल है, कहीं ना कहीं से ये स्टार्ट होना है। आई एग्री विद यू, अक्रॉस होना चाहिए, मगर मुझे एक सवाल का जवाब दें आप। मैं अपनी समझ के लिए ये बात बार बार कर रहा हूँ, कोई भी निज़ाम बनाने को तैयार नहीं होता। ये जब सब कुछ 16 महीने हो रहा था तो जिस बेबसी का इजहार आप लोगों की हुकूमत की तरफ से किया जा रहा था, इससे ऐसा लग रहा था कि हुकूमत नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यानी आप देखें आज क्या इल्ज़ाम लग रहा है आप पे, आपके हलीफ लगा रहे हैं, सियासी हलीफ जो आपके साथ हुकूमत में थे, वो कहते हैं कि चीनी नवेद कमर साहब ने भेज दी, ठीक है। वो कहते हैं जरदारी साहब ने कहा 2 अरब डॉलर आएंगे, भाई अरबों डॉलर आएंगे, चीनी बाहर भेज दो। वो कहते हैं ज़का अशरफ, हमारे प्रोग्राम्स में कह के जा रहे हैं, सब खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ज़का अशरफ साहब ने कमेटी जो बुलाई अपनी पूरी काबीना और कहा कि जी ये शुगर इंडस्ट्री की ये डिमांड है। तो वो कहते हैं पीपल्स पार्टी के इसरार पे हमने चीनी बाहर भेजी और आज कौम 220 और 225 रुपए की चीनी खरीद रही है। एक तो आदिल भाई साहब, मुझे एक चीज़ पे अफसोस है कि वो फरमाइशी प्रोग्राम चला जो कि आपने दिखाया जरदारी साहब का एक वो प्रोग्राम, और जहाँ से है जिस तक पहुँचा वो भी हमें पता है। किसका फरमाइशी प्रोग्राम किसने चलाया?
वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री से एक क्लिप चला है जो कि जरदारी साहब इंटरव्यू दे रहे थे कि मैंने इनको कहा कि आप चीनी सो वो तो इसमें क्या फरमाइशी क्या नहीं एप्टिमा में कहा था भाई? नहीं मुझे पता है ना, वो उन्होंने कहा था कि मैंने इनको कहा है। वो कब कहा था? वो इंटरव्यू उनका दिसंबर में हुआ था। एप्टिमा में कहा था? एक मिनट, वो इनका नहीं, वो तो ठीक है इंटरव्यू उन्होंने दिया था जून 2023 दिसंबर में वो इंटरव्यू आसमा शराजी 2023 आसमा शराजी के साथ देखें। बहस कर रहे थे। देखिए बहस मेरा काम है, बहस करना, सवालात करना। नहीं आप बात सुने, मैं मानूंगा अशरफ साहब ने भी नहीं कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए ज़का अशरफ की कोई हैसियत नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त पार्टी को हेड कर रहे थे, वो पार्लियामेंट में मौजूद थे। उन्होंने दिसंबर में आसमा शराजी को वो किया था, इंटरव्यू दिया था। उस जरदारी साहब की तो अपनी शुगर मिल है। उस वक्त उन्होंने कहा, शुगर मिले भी है ना? बिल्कुल है, दिसंबर में कहा था उन्होंने, इस वक्त नहीं कहा था। दूसरी बात जो एहसन इकबाल साहब ने कहा था, बिल्कुल उसकी बात ठीक है, लेकिन एहसन इकबाल साहब बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि उनके अपने। तो बेसिकली आप मैं बात कंप्लीट करूंगा, मैं इजाजत देता हूं, सिर्फ आप आर्गुमेंट आपका ये है कि मरियम औरंगजेब जो आपकी इत्तेहादी थी वो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करवा रही थी। ये क्लिप स्पेसिफिकली निकलवा अभी निकला, अभी परसों तरसों आया। अब तो वो है ही नहीं वजारत। अभी जो भी पूछ रहे, मैं तो समझ, सोलंकी साहब बताएं किसने निकाला है? सब वही हैं। सोलंकी साहब बताएं, सोलंकी साहब बताएं, मुझे पता है ना, वही लोग बैठे। अब मुझे पता है ना कि किसने किसको भेजे और फिर क्या है कि ये फरमाइशी प्रोग्राम। आप बताएं ना किसने किसको भेजा। वो जब मैं तो टीवी पे कह रहा हूं, बताएं ना किसने किसको भेजा है। ठीक है, मैं कह रहा हूं इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री से। अब आपको बताना पड़ेगा ना किसने किसको भेजा है। आप तो चाहते रहिए, आपके साथ हैं ध्यान में। नहीं देखिए, किसने किसको भेजा है बताऊंगा बहुत जल्द। नहीं सर, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं। मैं कह दूं जी आपने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है, आपने ब्लैक टी शर्ट पहनी है। मरियम औरंगजेब का नाम नहीं, मरियम औरंगजेब की नहीं, अभी सोलंकी साहब मिनिस्टर हैं, उनकी मिनिस्टर आदमी है, आपका आदमी है वो। अल्लाह का आदमी है, किसका आदमी है? ये तो सब अल्लाह के बंदे हैं। सब अल्लाह की, मैं भी अल्लाह का बंदा। लेकिन आगे तकसीम है ना। अच्छा बात कंप्लीट, हमने पैदा किया इंसान को और बांट दिया। ये अकाउंटेबिलिटी की बात है, मजहबी बात है। आप तकड़े हो जाएं, पूरा पाकिस्तान तकड़े हो, पहले मेरी अकाउंटेबिलिटी कर ले, और मुझे अगर मैं गलत हूं मुझे अकाउंटेबिलिटी तो एक डी चौक पे टांग दे। करेंगे आपकी पार्टी, मेरी आप शुरू करें मुझसे, और मुझे मैं इजाजत दूं, मुझे डी चौक पे टांग दे। सर हम क्लियर आदमी अपने आप को इजाजत देता है। मेरी बात सुने, ये मौलाना साहब ने क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने हमें जो है वो कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके, हम तो नहीं लेके आना चाहिए। एक मिनट, अब ऐसे है ना, मुझे पुराना सवाल आपका कंप्लीट कर दें, फिर अगले पे चलते हैं। मौलाना साहब को भी कंप्लीट करें। देखिए, एहसन इकबाल साहब ने कहा मुझसे ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन है, बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। अगर नवीद कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अगर ये सिफारिश की है, वो ECC में जाती है, उसके बाद कैबिनेट में जाती है, ठीक बात, कैबिनेट ने अप्रूव की है। फिर अगर मैं सवालात करूं कि जी फिर इकोनॉमी क्यों तबाह हो गई, बिजली क्यों तबाह हो गई, फलां क्यों तबाह हो गई, फिर कौन कौन किया आपके लोगों ने? एक मिनट, हमारे प्रोग्राम में बैठ के खुरम दस्तगीर जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूं कि हमारे पास 10 वजारतें थी, हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। PDM के पास तो। अच्छा सर ये बताएं, चलें, फैसल साहब खुद भी कराची से, मैं भी कराची को थोड़ा बहुत समझता हूँ। सिंध में कोई सिस्टम नाम की चीज चलती है? नहीं, खुद भी हंस पड़े। नहीं मैं देखिए, नहीं हंस नहीं पड़े, गलत बात, वो हंसी रोक रहे। नहीं हंसी मैं नहीं रोक रहा। देखिए अच्छा मैंने देखें, लेकिन आपको कोई जमीनों मैं क्लियर कर दूं सर, जो सिस्टम है ना कराची सिंध का, वो सिस्टम जो इन्होंने छोड़ा है और जो केयर टेकर आई है, वो उसी सिस्टम के ही लोग केयर टेकर में आके बैठ गए। यानी कि आप हट गए, आप सिस्टम चलाते थे, अब मैं आपकी कुर्सी पे आ गया, मैं भी सिस्टम का हिस्सा था। तो केयर टेकर अगर आप कह रहे हैं सिंध की, अगर आप बात करें इन पर्टिकुलर, तो वो तो सिस्टम की ही पैदावार है जो सिस्टम जो केयरटेकर बनी है। ऑफ कोर्स, ठीक है सर, नंबर 1। अच्छा मेरा नहीं ख्याल, नहीं मैं आपको उसमें काफी उसमें जो लोग हैं, आप मुझे मेरा टाइम खा गया, मेरा टाइम खा गया। देखें जो डागा साहब ने एक्शन लिए हैं, जो चीफ मिनिस्टर ने वहाँ एक्शन लिए हैं, स्टॉप लिस्ट पे नाम गए, उसके बाद आपका अल्लाह भला करे। हमारे साथ हम कराची के हैं ना सर, हम भी कराची को समझते हैं ना, ये आपको भी पता है, हम भी कराची को समझते हैं। देखिए सर मेरी बात सुने, सिस्टम इन प्लेस है, सिस्टम पूरे पाकिस्तान में इन प्लेस है, अग्री, सारे सिस्टम का हिस्सा है। अग्री, इस सिस्टम, ये जो आपको सिस्टम का नाम, सिस्टम की डेफिनेशन तो करो, पार्टी का सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम है हमारे पास जमहूरी जनाजे के नाम पर, जिसमें बच्चियां गरीब गुर्बत की वजह से 40 रुपए का नान खरीदता है एक पर आदमी साहब, 70 रुपए की चाय पीता है, 300 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल डालता है, 1 लीटर यानी कि 1 सिप के बराबर है, थोड़ा सा ज़्यादा, 415 रुपए, 110 रुपए का फिर दोपहर को चाय और नान और कुछ नहीं खाएगा, रात को भी यही घास की तरह, तो उसके 645 रुपए बनते हैं, विच इज़ 20,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। अब 20,000 के बाद वो बेटी को क्या खिलाएगा, बेटी को क्या खिलाएगा, बीवी को क्या खिलाएगा, माँ बाप को क्या, दवाई कहाँ से देगा, रेंट कहाँ से देगा, बिजली का बिल कहाँ से देगा, ठीक है, एजुकेशन कहाँ से देगा, तो वोट माइनस में चल रहा है। उस गरीब का खून चूसने वाली जितनी ज़रूरियात हैं, शुगर, चीनी, आटा, तेल, साबुन, वो सब इन सब के पास फैक्ट्री हैं जो 35 साल से राज कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि आपने गुर्बत उस हद तक गिरा दी है एक आदमी की कि वो मजबूर हो गया है कि अपनी 13 साल की बेटी को वो नौकरी पे भेजता है, उधर आप
पीर मुर्शिद के नाम के ऊपर पीरों के नाम आते हैं, वो उनसे नौकरी भी कराते हैं, उनका ज़ाती भी करते हैं, उनको कत्ल भी कर देते हैं। जजों के वहाँ भी आपने ये देखा कि उनके घर में जो नौकरी करने गए उनको आपने कर दिया, उनको बरी जुमा और जमानतें मिल गई। ठीक है, तो जब मुल्क का वो हाल कर दे और आप कहे फिर से हम देंगे, आप चले गए थे, भाग गए थे, कोई ईंट से ईंट बजा के भाग गया था, कोई मुझे क्यों निकाला के भाग गया, कोई नया पाकिस्तान बनाने आया और पुराने पाकिस्तान के बीच में अजीब से पाकिस्तान में हम आके बैठ गए। इन्होंने कहा रोटी कपड़ा मकान देंगे, सब खा गए। उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला, नोट को इज्जत दो, फिर बूट को इज्जत देने बैठ गए। ये सब ड्रामा, कभी काले कोर्ट से चला गया, कभी किसी को निकाल दिया, कभी नैब ने अरेस्ट कर दिया, कभी छोड़ दिया। इसाक डार साहब 5 साल मफरूर, 5 साल मफरूर इसाक डार साहब एक फ्लाइट से आए, कोर्ट ने क्लियर किया, उसी दोपहर को सैटरडे में गए, अपना हल्फ उठाया, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री में चले गए। ये ड्रामा अब नहीं चलेगा सर, अब ये ड्रामा नहीं चलेगा। पाकिस्तानी कौम को अपनी चीजों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अब ये ड्रामा नहीं चलेगा, वो कह रहे हैं। भाईजान फैसल भाई बड़ी इनकलाबी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें होना चाहिए, ये क्लिप संभाल के रख लें। अगर इसाक डार आए, किसने कुछ ज़्यादा अदालतों की बात कर रहे हैं ना, अभी तो आप आज अदालत का कल का फैसला सुना दिया आपने, जैसे फैसल भाई ने उसको लिख के दिया है कि कल आपने सुनाना है। अब मुझे तो नहीं पता, इन्होंने सुना के दिया कल ये फैसला आने वाला है। जब अदालतें ऐसी होंगी, जब जज ऐसे होंगे जिनके फैसले टीवी प्रोग्राम पे सुनाए जाएंगे और वो कल जाके वही फरमान पड़ेगा, तो फिर इन अदालतों पे कौन एतबार करेगा। फिर इन्होंने कहा सिस्टम, देखें प्रॉब्लम ये कि 4 साल तो आप भी हुकूमत में थे ना, हम लोग गलत थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने हमें सज़ा दे दी थी। आपको जिस तरीके से 3.5 साल हुकूमत मिली, शायद ही पाकिस्तान में किसी को मिली होगी। सब ऑन बोर्ड थे, और जिस तरीके से आप लोग कर रहे थे, तो अगर हम गलत थे तो हमें सज़ा दे देते, हमें तो सज़ा नहीं दी। अगर ये चीज़ें, अगर बहुत सी चीज़ें सियासतदानों ने वो की थी, तो आपके साथ तो थे ना, आप हुकूमत में थे, आप हमें सज़ाएं दे देते। मैंने तो पीटीआई का भी नाम लिया, 13 पार्टियों में पीटीआई का भी नाम लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि एक तो चोरी बेईमानी का पे ऑर्डर नहीं होता, ना कत्ल की वीडियो होती है। ठीक है, ये बहुत ही अहमकाना बात है जो ये कह के जी प्रूफ ला के दे दो, तो प्रूफ तो होता नहीं है चीज़ों का। दूसरी चीज़ ये कि आप इन बिटवीन कानून रास्ता निकालता है। जिस मुल्क के अंदर एक जज डिसीजन दे के सिक्योरिटी मांग रहा हो, उस मुल्क का आप हाल क्या बात करेंगे। मैंने आपको कहा ना कि नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान के बीच में एक अजीब पाकिस्तान में आगे खड़े हो गए, लेकिन अब इस अजीब पाकिस्तान में अजीब फैसले होने के बाद ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ठीक तब हो सकता है। ये कौन सा पाकिस्तान बना रहे हैं, वो कह रहे हैं नए और पुराने के बाद कौन सा पाकिस्तान। अभी तो हम अजीब पाकिस्तान में प्लस, ठीक है, हम तो अपना ब्लेम लेते हैं। लेकिन देखिए, कुंडी साहब मेरे दोस्त भी हैं, साफ सुथरे आदमी हैं, लेकिन मैं कुंडी साहब जैसे लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता कि अपनी लीडरशिप को डिफेंड करें इस तरह आकर। हमने जहाँ गलती की, जहाँ में लगा मुल्क के साथ खराबी होना शुरू हो गई, हम पीछे हट गए। ठीक है जी, अब आप मुझे ये बता दें कि जी आपका रोजगार सारे पॉलिटिशियन का निकाल लें 35 साल में, इनका माजी क्या था, इनके वालिद क्या करते थे, इनके परदादा क्या करते थे, आप सबका निकालें समेत मेरे, और बिठाए टेबल के ऊपर, पूछें भाई तू 15 साल पहले आया था, तेरे पास साइकिल भी नहीं थी, तेरे पास सिगरेट पीने के पैसे भी नहीं थे, तू खरब पत्ती कैसे हो गया, तेरे पास शुगर मिलें कहाँ से आ गई, तेरे पास व्हीट में फ्लावर मिल्स कहाँ से आ गई, तेरे पास इतना बड़ा कारोबार कहाँ से आ गया। मुझे ये बताएं कि क्या जो सिंध में कार्रवाइयाँ सिस्टम के ऊपर होना शुरू हुई हैं, क्योंकि मैं तो ये खबर बहुत पहले दे चुका था, 1-1.5 महीने पहले, कि कुछ लोग जो है वो रडार पे एक्शन हो रहा है, पंजाब में भी आपके ख्याल में होने जा रहा है? देखिए सर, अभी तो पूरा पाकिस्तान का आवा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, लेट्स बी वेरी फेयर एंड फ्रैंक। ठीक है सर, अब इस सिस्टम देखिए, कार्टेल्स हैं, ये गुंडे हैं, ये गैंगस्टर्स हैं। ठीक है, ये बात जो कर रहा है फैसल भाई, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, इसमें हर इदारे, हर मैंने जरा एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो जो 18 सियासतदानों की आप बात करें, वो पूछेंगे वो कौन है जिनका एहतसाब बहुत ज़रूरी है, और जिनको जो है वो अगर अकाउंटेबिलिटी उनकी होगी तभी निज़ाम या मुल्क आगे चलेगा। एक ब्रेक भी बात होगी। वेलकम बैक। फैसल साहब, कौन है वो 18 सियासतदान जिनके ऊपर एक्शन होना चाहिए? टोटल 18 पार्टियां गिनने, ए से लेके बी तक, ए से लेके, तो हर पार्टी से वो एक कौन बंदे? टॉप लीडर जो है, जो आप लीडरशिप कर कहे, आप कह रहे हैं हमारे लायक और नालायक बच्चे भी एक्सेप्ट कर लो, उन सबको टांगे MBBS की तरह बंद कर दे। मुझे ये आइन का ढंडोरा जो हम पीटते हैं और ये जनाजा जमहूरियत का लेके जो चलते हैं, और कानून का कहाँ है? काइन और कानून ने जमहूरियत को दिया क्या आज तक पाकिस्तान में? डिक्टेटरशिप ने चलो नहीं दिया। मुशर्रफ के दौर के अंदर गरीब आदमी जो था वो रोटी खा रहा था पेट भर के, मीडिया आज़ाद था, इकोनॉमी बूम कर रही थी, रियल एस्टेट मार्केट बूम कर रही थी, एक्सपोर्ट्स बूम कर रही थी, मुतबादिल निज़ाम। ठीक है, उधर जैसे ही जुड़े
सियासतदान मुशर्रफ का भट्टा बैठा दिया। मुतबादल निज़ाम क्या है अगर आप कहते हैं आइन और जमहूरियत 24 करोड़ लोगों में आप 700-800 आदमी अगर ढूंढ नहीं सकते तो आपसे बड़ा नालायक, निकम्मा, अंधा आदमी दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। नहीं, 24 करोड़ लोगों में सिस्टम क्या होगा? जमहूरियत ही होगी सर। जमहूरियत के अंदर 24 करोड़ लोगों में से 800 आदमी ढूंढना कितना मुश्किल काम है भाई। आपने क्या निजाम बनाया है? ये तो नई पार्टी भाई, तो इन्हीं पार्टी में ये पीपल है, ये आगे ही नहीं आएंगे। ठीक है, इसकी ये तस्वीर लेके खड़े हो जाएंगे, जरदारी साहब मेरे ऐसे आदमी क्यों नहीं आगे आ सकते? ऐसे आदमी क्यों नहीं आगे आ सकते? ये वजीर आजम भी बन गए, उधर लेके चले जाएंगे। ऐसे आदमी क्यों नहीं आगे आ सकते? पूछे आप आगे आएंगे? ये मुझे बरगला रहा है अभी। ये देख लें, ये तो नहीं आ रहे आपकी बात, आप कह रहे नहीं आ रहे हो सर। देखिए देखिए सर, अब जो गरीब का जो पेट, मुझे बताएं, आप कहते हैं कि 18 जमातों के सरबराहान को फिट कर दें। बिल्कुल फिट करें। किस केस? केस ढूंढने की जरूरत है आपको, तो इनको आप जेल भेज दें। नहीं, जेल भेजने की जरूरत नहीं सर। रिकवरी करें, रिकवर करके छोड़ दें इनको यार। हमें तो पैसे से मतलब है। जितना आप IMF के भीख का कटोरा ले लेके घूम रहे हैं, हाँ, उतनी तो आपको यही पाकिस्तान से जमा हो जाएगा पैसा, ब्यूरोक्रेसी से पैसा जमा हो जाएगा, सियासतदानों से पैसा जमा हो जाएगा, पुलिस से पैसा जमा हो जाएगा। अदालतों से ही सजा मिलती है और अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, कैसे फिर सर? अकाउंटेबिलिटी कैसे? सर देखिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें ज़रूर अपना ट्रस्ट रखना चाहिए। और देखें, अभी बहुत सारी गंभीर चीज़ें आगे आने वाली हैं। एक कल का डिसीजन है जो पाकिस्तानी कौम को रिलीफ देगा। फायजिया साहब आ रहे हैं, क्या लिख के दिया? उनको वो पाकिस्तानी कौम को नहीं मायूस करेंगे। ये कितना ही प्रोपेगेंडा कर लें। और अभी तो इलेक्शंस भी डिबेटेबल है ना। अभी तो आप देखिए आगे का होता क्या है। क्यों आपको नहीं दिख रहा 90 डेज में इलेक्शन? पहले तो मुझे 90 डेज में दिख नहीं देते। अब मैं 90 डेज और 180 दिन के बीच में कहीं फंसा हूँ, तो उसकी क्लैरिटी आने में मुझे 1-2 दिन और लगेंगे। ठीक है जी। सो देयर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेस कमिंग इन। फैसला आ जाता है तो आपके ख्याल में फैसला साहब ये सबके ऊपर केसेस खुल जाएंगे? सर मेरी बात सुने, अगर मैं आया था 16 महीने पहले बैंड बाजों के साथ और मैंने 16 महीने में से मुल्क को कर्जे दिए, तबाही की पाकिस्तानी कौम की, और उसका मेरे सारे केसेस खत्म हो गए, एक भी केस मेरे पे नहीं है। और नैब के अंदर किस तरह केस, किस तरह ऑर्डर किस तरह हुए? नैब लॉ, कद कुंडी, मूछें कुंडी, आंखें कुंडी, कमीज लाल सफ़ेद पट्टी, जीन्स, जूता, इस तरह की पहने। अच्छा जी, कौन है? कुंडी साहब है, केस माफ। ठीक है, आपकी शक्ल बता दी, केस माफ। मेरी शक्ल बता दी, केस माफ। ये ड्रामा पाकिस्तान में क्या खत्म नहीं हो गए? लेबॉर्ट्रियाँ एक्सपेरिमेंट करके थकेंगी नहीं क्या? पाठक साहब, आप तो खैर बहुत आगे की जो बात बता रहे हैं, आपका ख्याल है इंटरिम गवर्नमेंट ये सब कुछ करेगी? आपको भी नहीं, आई एम सॉरी, मैंने कहीं आपसे नहीं कहा। आई एम सॉरी। हु इज गोइंग टू डू दिस? ना तो पुरानी गवर्नमेंट कुछ कर सकी है, ना इंटरिम कुछ कर रही है, ना आगे आने वाली कोई सेटअप करेगा इलेक्शन के बाद। और एक चीज़ लिख लें कि जो अगला इलेक्शन के बाद सेटअप आएगा वो भी बहुत तीर मारा आपने, बहुत तीर मारा, तो शायद 18 महीने चले। तो हमारी स्टोरी वही 18 महीने चले लिख के सर, आज की लिख दे आप। बहुत टाइम दे रहा हूं मैं, 18 महीने। सर जो गरीब का पेट है ना, वो उबल गया है। अब पाकिस्तान में नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी ये मसला नहीं है। अब पाकिस्तान में कौम का मसला है, जो बच्चे गटर पे गिर के मर रहे हैं, जो खुदकुशियां कर रहे हैं, जिनका रेप हो रहा है, जिनको नान खाने को नहीं मिल रहा। सर इतना सा भी खाना नहीं आप दे रहे गरीबों के बच्चे को। तो सर वो करेक्शन कहीं और जा रही है, लोगों को कॉन्सेंट्रेट अब उधर करने की जरूरत है। ओके कुंडी साहब, आप कह रहे हैं 90 डेज के अंदर इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्शन हो जाएंगे, तारीख नहीं, एम आई करेक्ट? ठीक है, और ये डेट सदर मुमलिकत देंगे? देखिए, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी गए थे और हमने उनसे यही कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हम ये नहीं कह रहे कि 90 डेज है, 60 डेज है, 20 डेज है, वॉट एवर। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको 90 डेज में अपने इलेक्शन कराने, अपने इलेक्शन करें। आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, दैट्स लेजिस्लेशन, दैट्स नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स नॉट व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि डिलिमिटेशन करें सेंसस के बाद, अगर सीट्स चेंज नहीं करनी तो, अगर नंबर ऑफ सीट्स नहीं इंक्रीज, अगर आप सीट इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर आप टाइम ज़्यादा ले सकते हैं। हाँ, अदरवाइज आपने पिछले साल डिलिमिटेशन की, सब कुछ आपके पास चीज़ मौजूद है। अब जो फैसल साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये ख्वाहिशात पे एक बात कर रहे हैं कि मेरी ये ख्वाहिशात है कि ऐसी दुनिया और ऐसी जन्नत होनी चाहिए। वो ख्वाहिशात पे तो दुनिया और जन्नत नहीं बनाई जा सकती। आप MBS की बात करते हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। फिर आप सऊदीया का कानून भी पाकिस्तान में लेके आए। जो सऊदीया में जो कानून है ना, वो तो बादशाहत है। कौन सा? नहीं, जो कानून है अदालतों का, नहीं सियासी जमातों की, अदालतों का जो कानून है ना, फिर वो अदालतों कानून लेंगे। अगर आप चोरी करेंगे तो फ़ौरन आपको 2 मिनट में सज़ा होगी। ये नहीं होगा कि फिर जज आपकी मर्ज़ी के फैसले सुनाए जाएंगे। जैसे माजी में, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि पंजाब में दम एतमाद हुआ, कभी कहते हैं पार्लियामानी लीडर डिसाइड करेगा, अगले ही दिन कहते हैं नहीं पार्लियामानी लीडर नहीं, पार्टी हेड डिसाइड करेगा। फिर अगर इस किस्म के फैसले, और आज जो फैसला सुना रहे हैं फैसल वाडा साहब, जिन्होंने एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं तो जज को कह रहे हैं 18 पार्टीज हैं, 18 पार्टीज के सरबराहान को अंदर कर दें, एक मसला। देखिए ख्वाहिशात है ना, रिकवरी कर लें पैसा। ठीक है, ख्वाहिश है, इनकी ये ख्वाहिश है ना, ख्वाहिश ही है ना, ये ख्वाहिश ही रह जाएगी। मुल्क के अंदर
कोड बदल के कलर बदल के अगर लाते रहते हैं। बात सुनो, मैं ये भी जवाब हम इसको लाएंगे। नहीं, अच्छा मैं एग्री करता हूँ। रोकेंगे कैसे ये? अगर आप कहते हैं ना कि आप इन 18 से पाकिस्तान बन सकते हैं ना, हम कुर्बानी देने के लिए आज तैयार, हम जाना चाहते हैं। आप पाकिस्तान ठीक कर देंगे? बिल्कुल कर लें। ये बातें होती हैं कि जी इन्होंने ये कर दी है, उन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दी, ऐसी चीज़ें नहीं होती। ये बात ठीक कर रहा है। आप देखें, आप चीज़ों को ठीक करें, आप इदारों को ठीक करें। निज़ाम कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखिए, जब इदारे ठीक हो जाएंगे, जब इदारे का इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे एक दूसरे की जुरिस्डिक्शन में, तो पाकिस्तान ठीक भाई अगर आप नहीं आने देंगे, एक दूसरे की जगह पे नहीं आएंगे, पाकिस्तान आप लोग तोड़ देंगे। ये आपके कह रहा हूँ, ये जिस हद तक पाकिस्तान को ले गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें आपका दो राय है? अब आई डोंट एग्री विद दिस। क्या कहा? मैं इनसे एग्री नहीं करता। देखिए एक दूसरे की देखिए, माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रियासत के साथ बहुत से इशूज थे, लेकिन हमने आज भी तो हैं। देखिए हमने 9 मई नहीं हमने 9 नहीं है, हमारे बानी चेयरमैन को फांसी पे चढ़ाया गया, अदालती कत्ल हुआ। क्या हमने कहा कि आप जाकर कोर कमांडर घर पे हमला कर दें? क्या हमने कहा कि आप जनरल के घर पे हमला कर दें? क्या हमने ये कहा कि आप जा फौजी नसीबात पे हमला कर दें? नहीं, ठीक है, आपने सब बातें नहीं कि आपने ईंट शेड बजाने के बाद थोड़ी देर चले गए फिर आ गए। लेकिन ये क्रेडिट दें कि उन पार्टीज ने हमने कभी भी आप डायलॉग कर सकते हैं, आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, आप बहुत क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन आप फिजिकली अटैक कर दें, दैट इज समथिंग। अफसोसनाक घटिया वाकया है, थर्ड क्लास वाकया है, जो दुश्मन कर सकता है, 9 मई का। 9 मई का। इसमें वो जो कुछ भी कह रहे थे वो बात की हद तक है, क्रिटिसिज्म है, पॉलिटिक्स में बयानात दिए जाते हैं, क्रिटिसिज्म किया जाता है। और देखिए पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है, उसको भी हमें जहन में रखना होता है, क्योंकि यही जो हम भी बात करते हैं, यहाँ एहतजाब शुरू होता है और फिर खत्म हो जाता है। सो जब आप खत्म कर देते हैं तो वहां से लोगों के जहनों में सवाल उठता है कि क्या ये रियलिटी थी भी कि नहीं थी। सर ये निज़ाम जो है ना, ये कोलैप्स कर गया, ये निज़ाम करना क्या चाहते हैं, करप्ट हो गया है, हर चीज खत्म हो गई है। आप एहतसाब करना चाहेंगे, मैं आपके राइट पे बैठा हूँ, सर इसने इतना नहीं किया, उसने किया, उसको पकड़ लें। जो मुशीर है ना, वो बड़ी बड़ी सल्तनत दबा देते हैं, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े तुरम खान, बड़े बड़े सुरमाओं को गिराया है। फैसल साहब, आपके ख्याल में क्या लिस्ट बन चुकी है उन लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान को डुबोया? देखिए सर, भाई साहब ये सही कहता है गुल्ली, ख्वाहिशात हैं, सोच है, सबको सब पता है, करने वाला कौन बनता है ये देखने वाली चीज़ है। ये आपकी ख्वाहिशात हैं जो कुछ भी आप बात कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं ना सर, हम तो ये चाहते हैं कि सर किसी का बच्चा गटर के ढक्कन की वजह से ना मर जाए, किसी की बेटी, हम बेटी वाले हैं, बहन वाले हैं, किसी की बेटी 13 साल की नौकरी करने जाए, उसका रेप ना हो और उसको कत्ल ना कर दिया जाए, किसी जज के वहाँ किसी की बेटी काम करने जाए, उसके हाथ पैर तोड़ के उसके सर पे कीड़े पड़ जाए। तो उसके लिए आप कहते हैं कि इन 18 पार्टियों को घर भेजना होगा? इन 18 पार्टियों को, जब तक इन 18 पार्टियों की बदौलत है, ये जजेस का निज़ाम जो लाए यार नहीं, अब मुझे फेवरेट्स का निज़ाम जो लाए, जो पुलिस का निज़ाम लाए, जो आपको भाई ये सिर्फ एक मिनट गुड्डी साहब देखें, इन स्पेसिफिक इसकी बात नहीं कर रहा फैसल की, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है, ब्यूरोक्रेट अपनी मर्जी का लाते हैं, अभी भी केयरटेकर के अंदर सब बैठे हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप, ठीक है, पुलिस अपनी मर्जी का लाते हैं, डीसी अपनी मर्जी का लाते हैं, जजेस अपनी मर्जी के लाते हैं, ठीक है। निज़ाम में किस निज़ाम की आप बात कर रहे हैं यार? अगर ये निज़ाम होता तो गरीब का बच्चा मर रहा होता, कभी आपने किसी वजीर का बच्चा मरते देखा है? कोई गटर में गिर के मर गया हो? नालायक जाहिल को भी बड़ी जगह के ऊपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, और फिर कहते हैं लायक नालायक हमारे बाद हमारी औलाद को भी थोप दो। सो आप ये कहते हैं कि पहले इनका एहतसाब हो, इन 18 को अंदर किया जाए, उसके बाद इंतखाबात कराए जाएं, उसके बाद इंतखाबात के बाद जो भी पाकिस्तान के लोग इस काबिल है वो आके इलेक्शन लड़े। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह मियां रहम करे, लेकिन मैं जो आपको अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, 2028 तक ये सारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये वाइप आउट हो चुकी है, गली गुचे की रह जाएंगी, ये भी आप देखेंगे। कोंडी साहब देखिए, पहली बात तो ये है ना कि ये जो बात कर रहे हैं 18 पार्टियों पे पाबंदी, लीडरशिप पाबंदी, ये एक शॉर्ट कोर्स हो चुका है। मुशर्रफ साहब ने क्या किया था कि जो BA पास नहीं है उनको फारिग कर दो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन कर दो, यही हुआ था ना। उसके बाद मुशीर थे जिन्होंने डबा दिया उसे, तो ऐसे होता है ना, ऐसी नजरिया ज़रूरत ये चीज़ है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर अपनी ख्वाहिश बन गई कि मैं भी कोई वर्दी में उतार के शेरवानी पहन लूँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती रहती है। अब ये कह रहे हैं ना, देखें वाइप आउट करें अवाम, अगर मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अगर मियां साहब आ रहे हैं वापस, सुना है कि 15 अक्टूबर कह रहे हैं ना, आपका क्या ख्याल है? ख्यालात और ख्वाहिशात तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि 15 अक्टूबर को उनके इंटरनल मसला है पार्टी का, वो सुने तैयारियां भी कर रहे हैं। क्या मसला पार्टी में? क्या मसला? उन्होंने लाना है ना, मैं तो नहीं लाना। मेरे पार्टी के लीडर होते तो मैं अपना मशवरा देता। नहीं तो उनकी पार्टी में कुछ लोग रोक रहे हैं उनको अपना है। आई डोंट थिंक सो। उन्होंने फैसला किया कि 15 अक्टूबर को गालिबन लाहौर लैंड कर रहे हैं, तैयारियां वो कर रहे हैं। नहीं कर रहे सर, वो तो इन्होंने बयानिया बनाया ना कि फाइजा साहब आएंगे तो हमारी फरमाइशी लिस्ट पूरी हो जाएगी, तो वो डिले होता चला जाएगा। ये देखिए, ये और अगर कल का अगर फैसला आ गया तो चैप्टर क्लोज हो गया। आपके ख्याल में ग्रीन सिग्नल नहीं मिला? सर ग्रीन सिग्नल कौन देगा?
जहाँ से मिलता है वहाँ से मिलेगा, और कौन देगा? मेरा तो नहीं ख्याल फैसल वाला साहब आज कहते हैं रेड सिग्नल की बातें खत्म हो गई। फैसल वाला साहब आज सिग्नल बंद हो गए। मैं कह रहा हूँ वैसे ही फैसल वाला साहब आज कहते हैं कि मैं सब आ जाए तो ये फौरन ही आ जाएंगे। फैसल वाडा साहब क्यों कहेंगे मियाँ साहब आ जाएं? आप ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कल का फैसला भी सुना दिया उन्होंने। नहीं, मैं गवर्नर सिंध भी उनसे मिल के आए, आपका भी कोई इरादा है उनसे मुलाकात करने? नहीं सर, अल्लाह की मेहरबानी है। कुंडी साहब मेरा दोस्त है, आप जानते हैं मुझे एक सब काम ये करने होते हैं, मैं थूक के चाटता नहीं हूँ, डटा रहता हूँ जगह के ऊपर। तो आप इनमें से किसी जमात के साथ कभी नहीं चलेंगे? जो लड़ाई ली है वो बहुत आगे। लेकिन फैसल वाला साहब ने जो 2028 की बात की है ना कि वाइप आउट, ये देखिए अवाम को बिल्कुल होना चाहिए हक के, अगर मेरी पार्टी ठीक नहीं है या किसी और की पार्टी ठीक नहीं है, वोट के जरिए हटाना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वोट एक के लिए डाला जाए और गिने दूसरे के लिए जाना चाहिए। मैं एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। आप ब्रेक से पहले कुंडी साहब की बात का जवाब देना चाह रहे थे। कुंडी साहब का सवाल ही मैं भूल गया। भूल तो नहीं गए? हाँ, मैं यही कहने वाला था। मैं भूल गया हूँ। दोबारा उठाएं सवाल। आप भी भूल गए क्या चीज़? क्योंकि इससे पहले ऐसी डिस्कशन हो रही थी कि उसमें बंदे को ये चीज़ याद नहीं रहती। मुझे ये बताइएगा कि ये आप जब कहते हैं काजी फाइज ईसा साहब के बारे में इनकी तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी, तो आपका ये ख्याल है कि जैसे ही कल आज उसने कहा नैब वाला मसला आएगा तो ये अगर रिवर्स हो गया तो इनके केसेस खुल गए? ठीक है, ये केसेस भी भुगते, सियासत भी करें, कोई मसला नहीं। काजी फाइज ईसा साहब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मियां साहब जो रिलीफ वहां ढूंढ रहे हैं उन्हें वो नहीं मिलने वाला, ये जो सुप्रीम कोर्ट ले जाकर रिलीफ ढूंढेंगे नहीं मिलने वाला? हम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बात क्यों करते हैं? हमने जो उनकी पास परफॉर्मेंस देखी है वो एक अपराइट, ब्लंट, फ्रंट फुट पे और दिलेर आदमी है। वो से ऊपर वाले की मदद पे चल रहा है और ऊपर ही देखता है। तो कानूनी तौर पे आप उनसे जो ये ख्वाहिशात का सारा ढेर लेके पीडीएम फिर रही है, अगर कानून में गुंजाइश हुई और जायज़ हुआ, लेकिन जो फरमाइशी प्रोग्राम है वो नहीं होता नजर। पाकिस्तानी कौम को फाइज ईसा साहब बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे। ठीक, फैसल साहब को बता दें हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, बहुत पहले हम पीडीएम छोड़ गए थे। वो तो आप लोगों ने, मैंने पहले ही कहा था, जैसे इलेक्शन करीब आएगा दूसरे गाली देने मौलाना साहब ने भी कह दिया, उन्होंने हम तो बहुत पहले छोड़ गए थे जब ये इत्तेहाद बंद हुकूमत बंद, उससे पहले हम छोड़ गए थे। नहीं सर, कहाँ? हाँ, ये छोड़ गए थे। हमारा फार्मूला तो पता है ना हमें, आपका। आप सारे मजे करते हैं, फिर आखिरी 15 दिन में गालियां देते हैं। भाई जान, हम हुकूमत आने से पहले छोड़ गए थे। ये पहले छोड़ गए थे, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे दोबारा इन्होंने इत्तेहाद बनाया था। ये उस वक्त हुकूमत में थे, इनको नहीं पता। मिनिस्ट्रियों के मजे लिए सर इन लोगों ने, प्राइम मिनिस्ट्रियां। नहीं, हम इत्तेहादी साल में नहीं मिलनी थी, वो अभी मिल गई। आप लोगों ने मौलाना साहब को क्यों जो है वो ये मशवरा दिया कि गिरा दे जी हुकूमत? वो कह रहे हैं हम तो तैयार ही नहीं थे। मौलाना साहब ने गिराई हुकूमत? मौलाना साहब पीटीआई की? नहीं, देखें आप लोगों ने मशवरा दिया था ना। देखिए बात सुने, मैं ये बताना, हमेशा मैंने ये कहा कि जब पीडीएम बनी थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, पीपल्स पार्टी ने बुलाई थी और वहाँ पर पीडीएम बनी थी। और पीडीएम पहले नहीं कह रही थी कि आप हम इस्तीफे देते हैं। सर उनके अल्फाज ये हैं कि आखिरी मौके पर पीपल्स पार्टी ने कहा अदम एतमाद लाते हैं, जिससे पीटीआई को फ़ायदा हुआ। देखिए पीटीआई को फ़ायदा किस चीज़ का होगा? एतमाद पे हुआ। और ये क्या चाहते थे? सियासी तौर पे तो हुआ ना बाहर निकलने। हमने पहले दिन से ये कहा था कि हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो है इनके खिलाफ लड़ेंगे, और हमने कहा इस्तीफे नहीं देंगे, हम जो है अदम एतमाद की तहरीक के बाद देंगे। ये चाह रहे थे कि इस्तीफे दे। अगर हम इस्तीफे दे देते तो पीटीआई वालों की तरह रो रहे थे कि हमारे इस्तीफे कबूल मत करें और हमें पार्लियामेंट में दें। इट वाज अ स्मार्ट मूव पॉलिटिकली, बट मैं उस केस की बात नहीं कर रहा। आप बहुत समझदार आदमी हैं, क्योंकि आपने डिप्टी स्पीकर के तौर पे हाउस चलाया हुआ है ना, तो आप मुझे भी उस तरफ नहीं। मेरे सवाल बड़ा सिंपल है। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा कि इन्होंने आखिरी वक्त में कहा अदम एतमाद लाएं और उसकी वजह से जो है वो हमने ये हुकूमत गिराई, वरना तो हम हुकूमत ना गिराते, ये इलेक्शन खुद ही हो जाने थे। कैसे हो जाते खुद ही? अब ये तो मौलाना साहब से पूछे ना। नहीं, मौलाना साहब बता देना कोई मुलाकात की कैसे इलेक्शन? मौलाना साहब को इलेक्शन कमिश्नर से इलेक्शन करवाते हैं या उस वक्त हुकूमत बैठ? देखे प्रेशर में हमने कराची में जब लॉन्ग मार्च शुरू किया था, हमारा यही वो था कि या आप असम्बली तोड़ के इलेक्शन कराएं, अदम एतमाद का सामना करें। हम इस्लामाबाद पहुंचे, इन्होंने असम्बली नहीं तोड़े, इलेक्शन का ऐलान नहीं किया, हमने एतमाद की तहरीक जमा करा दी। ठीक, फैसल साहब आप मुझे ये बता दें, आपके बारे में ज़ाहिर है ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, कुछ दिन से ये बात कह रहे हैं MBS जैसा एहतसाब होना चाहिए। सो वो तो एक ज़ाहिर है ये मुल्क में इदारे हैं और तरह का माहौल है ना, वहाँ ज़रा बादशाह है और तरह का। मैं आता हूँ सर, मैं आपके सवाल के ऊपर, आपके पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ। आप जब ये कहते हैं कि ये करना चाहिए, तो आपके जहन में वो कौन सा इदारा है जो इस किस्म का रूथलेस एहतसाब करेगा या कर सकता?
देखिए, एक तो आदिल भाई साहब, ये बादशाह जो आप बार बार कहते हैं सऊदी अरेबिया में, उससे ज़्यादा बड़ी बादशाह पाकिस्तान में जमहूरी जनाजे की बादशाह। बादशाह भी बहुत सारे हैं। हाँ, बादशाह भी बहुत सारे हैं, वक्त ज़रूरत बदल भी जाते हैं, कभी वो वजीर बन जाते हैं, कभी वो मुशीर बन जाते हैं, कभी बादशाह सलामा बन जाते हैं। सर देखिए, दो इदारे हैं जो ये काम कर सकते हैं, अदलिया या फौज। और आपके ख्याल में ये दोनों ये काम करेंगे? अगर पाकिस्तान को बैरून मुल्क से बचाते हैं दुश्मनों से, तो अंदरूनी मुल्क भी दुश्मनों से बचाना होगा। थैंक यू सो मच फैसल वाडा साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।